जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल यस कम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी लूसेंट समान विज्ञान के अध्ययन कर रहे हैं। क्या करें तो लूसेंट समान विज्ञान के अध्ययन कर रहे हैं। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक कर देखेंगे। दोस्तों, अभी हम लोग फिजिक्स टॉपिक को देख रहे हैं। फिजिक्स टॉपिक के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्नों को हम लोग अभी देख रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 तक यानी क्वेश्चन नंबर 100 तक देख चुके थे। आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसे पढ़ें और आप आंसर दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न क्या है दोस्त, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को सही से दिखे। पहला प्रश्न है दोस्त कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होता है, बढ़ती है, घटती है, वैसी रहती है या सहसा गिर जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बढ़ती है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बढ़ती है। प्रकाश की क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए, प्रकाश की गति कितना होता है दोस्त। तो प्रकाश की गति होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी प्रकाश की गति कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 में है सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्त, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, तो चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्त, तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्त, अमावस्या का होता है। इसका एक ट्रिक है दोस्त, ट्रिक क्या है, ट्रिक बहुत पॉपुलर है। जैसे कि कहा जाता है, इसका ट्रिक बनता है सूर्य समा की तरह जलता है। सूर्य जो है समा की तरह जलता है। सूर्य समा एसएम की तरह जलता है। तो एसएम को हम लोग ट्रिक कैसे बनाएंगे, देखिए एस एम और ए समा हो गया, तो एस से हो गया सन यानी सूर्य, एम से हो गया मून यानी चंद्रमा, और ए से हो गया अर्थ यानी पृथ्वी। तो देखिए कि बीच में कौन आ जा रहा है, तो मून आ जा रहा है। जब मून आ जा रहा है तो सूर्य का जो भी प्रकाश पड़ेगा वो मून यानी चंद्रमा पर पड़ेगा, तो पृथ्वी पर प्रकाश तो पहुँचेगा नहीं, तो सूर्य ग्रहण लग जाएगा, पृथ्वी अंधकार हो जाएगा। तो लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण हो गया, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक नहीं पहुंच रहा है। बीच में कौन आ जा रहा है, मून। अब बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के। तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है दोस्त कि इसमें अर्थ जो है बीच में आ जाता है, सूर्य और मून के बीच में। सूर्य और मून के बीच में कौन आ जाता है, अर्थ है। इसका चंद्र ग्रहण का ट्रिक क्या होता है, शाम। देखिए एस से हो गया सन, ए से हो गया अर्थ और एम से हो गया मून, यानी कि बीच में कौन आ जा रहा है, अर्थ। तो इसका सूर्य का जो लाइट है मून तक नहीं पहुंचता है, तो क्या हो जाता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है, और चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्त, तब पूर्णिमा का दिन होता है। ठीक है बात दोस्त, आप लोग इतना बात समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 104 में है चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण घटित कब होता है दोस्त, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र ग्रहण घटित होता है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। 105 में क्या है दोस्त, 105 में उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि क्या है दोस्त। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा दोस्त, आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसका अति उच्च अपवर्तनांक जो है सूचकांक होता है। क्वेश्चन था उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण है, मतलब क्या कारण है, तो कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 106 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 106 में है जब एक कम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है, तो इसकी व्याख्या की जा सकती है।
तो इसको किस तरह से बताया जा सकता है दोस्त, ऐसा क्यों होता है दोस्त? तो ऐसा होता है इसलिए कि परावर्तन एवं अपवर्तन के परिघटन के कारण के आधार पर होता है दोस्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परावर्तन एवं अपवर्तन के परिघटना के आधार पर ऐसा होता है। ठीक है दोस्त। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 107 में। क्वेश्चन नंबर 107 आप लोग के सामने है दोस्त, पढ़िए, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 107 है, किसी गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी ही प्रतीत होती है। तो ऐसा क्यों प्रतीत होती है दोस्त? किसी भरे बाल्टी में पानी में जब छड़ को डुबाया जाता है तो छड़ जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्त? तो ऐसा अपवर्तन के कारण होता है दोस्त। ऐसा क्यों होता है दोस्त? अपवर्तन के कारण। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। क्वेश्चन नंबर 108 आप लोग के सामने दोस्त, देखिए इसमें क्या कह रहा है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो परावर्तन कोण क्या होगा दोस्त? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? समतल दर्पण पर बराबर होता है। जैसे कि देखिए, एक समतल दर्पण है, ठीक है, ये आ रहा है आपतित किरण, जब परावर्तित होती है तो जितना डिग्री पर आती है ना दोस्त, जैसे कि जितना डिग्री पर ये आई उतने डिग्री पर ये परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जैसे 60 डिग्री पर आए तो 60 डिग्री पर ही ये परिवर्तित हो जाती है। तो आपतित कोण और परावर्तित कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 60 डिग्री। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 109 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 109 आप लोग के सामने से पढ़िए और सही आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 109 क्या बोला? अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है तो अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचकांक क्या होगा? तो इसका अपवर्तनीय सूचक कितना होगा दोस्त? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 होगा। 3 कैसे होगा दोस्त? तो देखिए, आपतन कोण 90 डिग्री है, उसमें डिवाइड कर दीजिए बाद के कोण, यानी अपवर्तन के बाद का कोण कितना है? तो 30 डिग्री। डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त? 3, यानी कि अपवर्तनीय सूचकांक कितना हो जाएगा? तो 3। ठीक है, सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या है? यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा, क्या होगा दोस्त? कितना होगा? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 थीटा हो जाएगा दोस्त। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 थीटा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 111 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में क्या कह रहा है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 111 में बोला पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। 4 ऑप्शन दिया है, माध्यम बताना है कि हीरे से कांच में जाता है, यानी जल से कांच में जाता है, या वायु से जल में जाता है, या वायु से कांच में जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीरे से कांच में जाता है। क्वेश्चन क्या था? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश जो है हीरे से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है दोस्त। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 112 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 112 क्या बोल रहा है दोस्त? मृग तृष्णा उदाहरण है। तो मृग तृष्णा उदाहरण क्या है दोस्त? किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्त। किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 113 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 113 देखिए क्या बोल रहा है। पेंट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों का निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है। यानी किस पे आधारित है दोस्त? इंडोस्कोपी जो तकनीक है वो किस पे आधारित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्त? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ठीक है दोस्त। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 114 की ओर चलते हैं। 114 में क्या है दोस्त? 114 में क्या है देखिए आप लोग के सामने है। 114 में है इंद्रधनुष के कारण होता है। इंद्रधनुष खाली स्थान के कारण होता था। किसके कारण इंद्रधनुष बनता है दोस्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण जो है इंद्रधनुष बनता है। ठीक है दोस्त।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। 115 में क्या बोल रहा है दोस्त, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत किसके कारण होता है दोस्त, ये जो होता है प्रकीर्णन के कारण होता है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, प्रकीर्णन, यानी कि आकाश का रंग प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में क्या बोला है दोस्त, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है दोस्त, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धूलकण, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी धूलकण जो है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। ठीक है दोस्त। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 117 में। क्वेश्चन नंबर 117 में क्या बोला है दोस्त, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का क्यों प्रयोग किया जाता है दोस्त, तो ये इसलिए क्योंकि लाल प्रकाश का जो है प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। जिसका प्रकीर्णन कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है दोस्त। जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा और दूर से ही पता चलेगा कि वहाँ कोई लाइट जल रहा है, जो कि खतरे से बच जाएगा। ठीक है दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 में क्या बोला है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है दोस्त, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है दोस्त। समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है, तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है दोस्त। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 119 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 119 में क्या है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों दोस्त, किसके कारण, तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। यानी अस्त होते समय सूर्य जो है प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है दोस्त। ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 में। क्वेश्चन नंबर 120 क्या है दोस्त, आप लोग देखिए, आप लोग के सामने है। क्वेश्चन नंबर 120 में है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना के परिणाम है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना, यानी कि साबुन के जब पतले झाग होते हैं उसमें देखते हैं कि चमकदार झाग जो बनता है वो किसके कारण होता है दोस्त, जैसे इंद्रधनुष की तरह जो बनता है लाल पीयर गजब गजब के, वो किसके कारण होता है दोस्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के द्वारा। ठीक है दोस्त। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किसका परिघटना का परिणाम है दोस्त, तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। ठीक है दोस्त। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 121 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में क्या है दोस्त, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 121 आप लोग के सामने है। मोटर कार में पक्ष दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, यानी मोटर कार में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है दोस्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तल दर्पण। मोटर कार में जो पीछे के वाले गाड़ी को देखने के लिए जो दर्पण लगा रहता है, जिसे लॉकिंग ग्लास हम लोग बोलते हैं, उस कौन सा दर्पण होता है दोस्त, तो वो होता है उत्तल दर्पण, यानी सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 122 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 122 में क्या है दोस्त, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा दर्पण दोस्त, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लेते हैं दोस्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण लेते हैं, तो अवतल दर्पण लेते हैं। ठीक है दोस्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की ओर। क्वेश्चन नंबर 123 में क्या है दोस्त, आप लोग के सामने है, पढ़िए इसे एक बार। क्वेश्चन नंबर 123 में मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्त, ये वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मानव आँख की रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 124 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 124 क्या बोला है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए। यानी कि दर्पण कितना लंबा होगा, जब एक व्यक्ति का लंबाई जो है 1.5 मीटर का है, ठीक है, तो दर्पण का कितना लंबाई होना चाहिए कि वह व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देख ले। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.75 मीटर। ठीक है, 0.75 मीटर होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि दर्पण
व्यक्ति के आधे दर्पण रहता है ना, तो व्यक्ति जो है अपना पूरा फिगर मतलब प्रतिबिंब दर्पण में देख सकता है। तो वस्तु की आधी होनी चाहिए, ठीक है, पूरा प्रतिबिंब को देखने के लिए। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 0.75 मीटर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 125 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में क्या है दोस्त, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितने हो दोस्त? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनंत। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कितना? इन्फिनाइट, यानी अनंत बनता है, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 में। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए दोस्त, क्या बोला, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? पानी में हवा का बुलबुला ऐसा ही काम करेगा जैसा कि करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा करता है अवतल लेंस, ठीक है दोस्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की ओर। क्वेश्चन नंबर 127 में क्या है दोस्त, आप लोग के सामने है, इसे पढ़िए। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है दोस्त? तो 0 डायोप्टर का। लेंस का जो ऐसा मात्रक है वो डायोप्टर में मापा जाता है, तो धूप के चश्मे का क्षमता जो है कितना होता है? 0 डायोप्टर का होता है दोस्त, ठीक है दोस्त। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 128 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 में क्या बोला है, यदि किसी ऐनक का लेंस का पावर 2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका फोकस दूरी क्या होगा दोस्त? तो फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है दोस्त? P बराबर 1/f, ठीक है। हमको पावर दिया हुआ है, P से हो गया पावर, F से हो गया फोकस। अगर F को इधर लाएंगे तो P नीचे चल जाएगा, 1/p हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो पावर कितना है दोस्त? हमको निकालना को चाहिए फोकस दूरी, तो 1/ पावर का मान रख देंगे तो पावर कितना है? 2 डायोप्टर। 2 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा दोस्त? मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 को जब 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में होता है, काटेंगे तो कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 50 सेंटीमीटर। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की ओर। क्वेश्चन नंबर 129 आप लोग के सामने इसे पढ़िए और आंसर दीजिए। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह क्या करता है? किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है, यानी कोई भी अपारदर्शी वस्तु है तो उसका रंग जो है किसके कारण होता है? तो जिस रंग को वो परिवर्तित नहीं करता, यानी कि जो रंग को वो परिवर्तित नहीं करेगा उसके कारण अपारदर्शी वस्तु का रंग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की ओर। क्वेश्चन नंबर 130 क्या बोल रहा है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। तो लाल कांच को अधिक गर्म ताप पर अगर हम अधिक गर्म ताप पर गर्म करेंगे तो वह कैसा दिखाई देगा दोस्त? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल कांच को अगर अधिक ताप पर हम गर्म करेंगे तो वह हरा दिखाई देगा, ठीक है दोस्त। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 131 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 में क्या है दोस्त, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग किससे निश्चित किया जाता है दोस्त? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का रंग जो है तरंगधैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी तरंगधैर्घ्य, ठीक है दोस्त। अब 132 में देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 132 को देखिए, 3 रंग मूल रंग है, यानी 3 रंग जो प्राथमिक रंग है वह कौन कौन रंग है दोस्त? तो वह नीला, हरा और लाल है दोस्त। नीला, हरा और लाल जो है प्राथमिक रंग है, ठीक है दोस्त। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीय रंग बनते हैं, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की ओर। क्वेश्चन नंबर 133 में क्या है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, पूछा इनमें से कौन सा सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला
प्रकाश है, तो इसमें सबसे कम तरंग वाला प्रकाश कौन है दोस्त? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो सबसे कम तरंग वाला जो प्रकाश है वो है बैगनी। कौन है दोस्त? बैगनी। और सबसे ज़्यादा वाला जो है वो है लाल। सबसे ज़्यादा वाला कौन है? लाल। ठीक है, बैगनी का प्रकीर्णन जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन लाल का प्रकीर्णन कम होता है। लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, लेकिन बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है। यानी कहने का मतलब है जिसका प्रकीर्णन कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा, और जिसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बैगनी। अब क्वेश्चन नंबर 134 को देखते हैं। जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है। यानी प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग यानी कौन सा रंग बनेगा? जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? तो कौन सा रंग बनेगा दोस्त बताइए? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो ये जो बनेगा है सफ़ेद रंग बनेगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सफ़ेद रंग। लाल, हरा और नीला रंगों को मिलाएंगे तो सफ़ेद रंग बनेगा। ठीक है दोस्त। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 135 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 क्या बोल रहा है दोस्त? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? तो कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है दोस्त बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैमरे में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। कैमरे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 136 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 क्या बोल रहा है? आइरिस का कार्य क्या है? यानी आइरिस का काम क्या है? तो आइरिस का काम क्या है दोस्त? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आइरिस का काम क्या है? तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 137 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 क्या बोल रहा है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता था? कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्त बताइए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो निकट दृष्टि दोष जो जिसको रहता है उसको अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। जिसको निकट दृष्टि दोष का प्रॉब्लम रहता है उसे अवतल लेंस का चश्मे में जो है अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 में। क्वेश्चन नंबर 138 में क्या दोस्त? दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में कौन सा लेंस या दर्पण लेते हैं दोस्त? 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से बताइए कौन सा दर्पण लेते हैं? तो ये जो है दूर दृष्टि निवारण के लिए उत्तर लेंस काम में लेते हैं। कौन सा लेंस? उत्तर लेंस काम में लेते हैं। ठीक है दोस्त, दूर दृष्टि निवारण के लिए उत्तर लेंस काम में लेते हैं। और पीछे जो प्रश्न था क्या था? पीछे प्रश्न था निकट दृष्टि तो निकट में कौन सा लेते हैं? अवतल लेंस। और दूर में कौन लेते हैं? उत्तल लेंस। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 को। क्वेश्चन नंबर 139, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था दोस्त? तो ये जो थे दूरबीन का आविष्कार करने वाले वो थे गैलीलियो जी। कौन थे? तो गैलीलियो जी। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी गैलीलियो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की ओर। क्वेश्चन नंबर 140 में क्या है दोस्त? आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? आँख की रेटिना के परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है दोस्त? तो ये जो है फिल्म से तुलना की जा सकती है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी फिल्म से तुलना की जा सकती है दोस्त। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की ओर। क्वेश्चन नंबर 141 में क्या पूछा है? किसी अवशेषित चालक का संपूर्ण आवेश उसके यानी किसी अवशेषित चालक का संपूर्ण आवेश उसके 4 ऑप्शन दिया गया है। बताइए इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाहरी पृष्ठ पर रहता है। बोला किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश क्या कहाँ रहता है? तो बाहरी पृष्ठ पर रहता है दोस्त, उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। ठीक है दोस्त। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 142 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 में क्या है? वस्तुओं को आवेशन
किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं को आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है दोस्त? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है दोस्त। ठीक है दोस्त, वस्तु पर आवेश किसके स्थानांतरण यानी कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है वस्तु पर आवेश। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की ओर। क्वेश्चन नंबर 143 में क्या है? आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? यानी आप कार में कहीं जा रहे हैं और ऊपर आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो आप क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कार की खिड़कियों को हम लोग बंद कर लेंगे। क्या करेंगे? कार की खिड़कियों को बंद कर लेंगे। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की ओर। क्वेश्चन नंबर 144 में क्या है? दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका? बोला दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह नियम किसका है दोस्त? तो बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया है कि यह नियम किसका है? तो यह जो नियम है कूलाम साहब का है। किनका नियम है? तो कूलाम साहब का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की ओर। क्वेश्चन नंबर 145 आप लोग के सामने देखिए क्या बोल रहा है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच क्या मापा जाता है? तो उनके बीच क्या मापा जाता है दोस्त? विभवांतर को मापा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी विभवांतर को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए क्या बोल रहा है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना कि सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? तो कौन है दोस्त? चांदी है। सही आंसर हमारा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी चांदी जो है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 147 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 में क्या है दोस्त? अति चालकता का लक्षण है, यानी सुपर कंडक्टर का लक्षण है। अति चालकता का लक्षण है, क्या लक्षण है दोस्त? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? ये अति चालकता का लक्षण क्या है? तो अति चालकता का जो लक्षण है ऑप्शन नंबर 1 होगा, उच्च प्रागम्यता होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त? तो उच्च प्रागम्यता होना चाहिए। ठीक है दोस्त, अब क्वेश्चन नंबर 148 को देखिए कि 148 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 148 है, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्त? अधातु में क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं धातु में, जिसके कारण वह विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है दोस्त, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 में। क्वेश्चन नंबर 149 में क्या बोल रहा? तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि बोला तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा मतलब कि किस लिए प्रयोग किया जाता था? क्योंकि उसका जो है विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। क्या होती है दोस्त? विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि तांबा का विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। ठीक है दोस्त, हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब 150 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 में क्या है दोस्त? देखिए, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा बहती यदि वे होती क्या होती दोस्त? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बोला आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती समान विभव पर। समान विभव में धारा जो है नहीं बहती है। ठीक है दोस्त, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 151 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 151 क्या बोल रहा है? प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को दिष्ट धारा यानी डीसी में परिवर्तित करने वाली मुक्त
युक्ति को कहते हैं, यानी AC को DC में चेंज करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं दोस्त? तो उसे कहते हैं रेक्टिफायर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेक्टिफायर। तो दोस्तों आज हमने 50 प्रश्न कराए। हर वीडियो में हम 50-50 प्रश्न करा रहे हैं। अब ऐसा करके हम लोग धीरे धीरे फिजिक्स का जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लूसेंट में बना है उस सारे प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे। उसके बाद जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को देख लेंगे, बायोलॉजी को देख लेंगे। यानी कि लूसेंट को हर एक टॉपिक को कवर करना है, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत वेरी मतलब यूजफुल है या हेल्पफुल है। ठीक है दोस्त, तो इसे याद कीजिए। और यह हम लोग का मकसद क्या है? रिवीजिंग करना। खाना बनाते समय रिवीजिंग कर लेंगे, मोबाइल चालू करके छोड़ देंगे, सुन लेंगे। ठीक है दोस्त, रिवीजिंग हो जाएगा उससे। ठीक है दोस्त। हाँ तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट में राय दें। और हाँ, अगर अच्छा लगे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।